हाँ, अब बताओ फाइनली विजिबल एंड ऑडिबल है दोनों क्लियरली? यस सर। ओके। कहाँ तक हुआ था कॉस की? सर 213 तक हो गया था। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ओके 213 तक हुआ था। 214 ठीक है। मैंने कमिटल का मतलब और मेकओवर का मतलब बताया हुआ था। क्या होता है कमिटल का मतलब? बताइए कोई। सौम्या बताओ तुम, सौम्या। कमिटल का क्या मतलब होता है? सौम्या तुम सुन पा रही हो? जी जी सर। अच्छा ये बताओ, तुम लोग वीडियो क्लियर आ रही है या कुछ कुछ वो वेव की तरह ऊपर की तरफ ऐसे हो रही है क्या? हाँ सर, वेव की तरह हो रहा है। ओ, बट क्लियरली दिख रहा है कि नहीं अभी? अभी मैं कुछ लिखा हूँ तो दिख रहा है ना? हाँ सर, लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है कुछ वेव की तरह होते हुए। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास के बाद भी सुन ही रहे। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली सब कुछ बीच में भी 10 मिनट के लिए क्लास बंद होगी 8 बजे के आसपास, क्योंकि एक फ्रेंड आ रहा है एआईबी का एग्जाम देने के लिए, उसको जाके रिसीव करना होगा। हम लोगों ने ऊपर रूम शिफ्ट कर लिया हुआ है। पहले मैं रूम नंबर 1 में था, अब रूम नंबर 50 में आ गया हूँ। ठीक है कौशकी? ओके सर। हाँ, नीचे कभी-कभी नेटवर्क इशू रहती, अगर वाईफाई बंद रहती थी तो नेटवर्क इशू रहती थी। लेकिन ऊपर जो है वाईफाई अगर बंद भी रहे किसी दिन तो भी क्लास बंद नहीं करना होगा उस वजह से, नेटवर्क इशू से। और प्राइवेट वाईफाई तो हम लोगों ने लगाने का वो किया था तो वो मना कर दिया गया अथॉरिटी द्वारा कि नहीं लगानी है प्राइवेट वाईफाई। और ऊपर खूब चलता है अपना 5G भी खूब चलता है। अच्छा हाँ, तो वो रूम नंबर 1 तो अलॉट ही नहीं होता है, वो जबरदस्ती अलॉट हुई थी और वो भी मैंने छोड़ दिया। सोनाक्षी बहुत दिन बाद आई हो। हाँ अभी सर। ठीक है? तुम्हारे घर में तबीयत किसी की सही नहीं थी, अभी ठीक है? हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ तो बताओ क्या पूछा था मैंने, कमिटल का मतलब सौम्या बताओ, सौम्या। सर किसी को प्रिजन में डालना, जेल में डालना। अच्छा, और मेक ओवर का मतलब? एक को वो सर भूल गई। अच्छा कोई नहीं, यसी तुम बताओ, यसी। यस सर। हाँ, कमिटल और मेक ओवर का मतलब मैंने क्या बताया था वो लास्ट क्लास में? सर आपने तो शायद कमिटल का मतलब ये बताया था व्हेन द लोअर कोर्ट सेंड द केस टू द अपर कोर्ट, और मेक ओवर में व्हेन अपर कोर्ट रेफर द केस टू द लोअर। हाँ बिल्कुल। सौम्या तुमने वो लास्ट वाली क्लास नहीं देखा हुआ है अभी तक? नहीं सर। इसीलिए तुम कुछ भी बोल दी अपने मन से। मैंने जो यसी अग्रवाल ने बताया वही सही आंसर है, वही बताया हुआ था मैंने, कमिटल और मेकओवर का मतलब तुम देख लिया करो जो अगर क्लासेस मिस हो रही है तो, ठीक है? जी ये सर। सीआरपीसी बीएनएसएस में कई जगह ये टर्म यूज होगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक ओवर जहाँ यूज होगा कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को मेक ओवर करती है केसेस, इसका मतलब मेक ओवर उस जगह पे यूज होगा जहाँ एक अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को कुछ केस ट्रांसफर करता है, रिफर करता है, तब मेक ओवर टर्म यूज होता है। बट अगर लोअर कोर्ट अपर वाले कोर्ट को रिफर करती है तो कमिटल वर्ड यूज होता है। मतलब अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस को रिफर कर रहा है तो क्या बोली जाएगी? केस को कमिट कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के पास कि केस को मेक ओवर कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के पास?
केस को कमिट कर रहा है। कमिट कब होगा? जब नीचे वाली कोर्ट ऊपर वाली कोर्ट की तरफ भेजेगी तो। और मेक ओवर में अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है अपने नीचे वाले कोर्ट्स में कुछ केसेस को रिफर कर रहा है, भेज रहा है, तो उसे कहेंगे मेक ओवर कर रहा है। कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स ओवर केसेस टू द एडिशनल सेशन जजेस या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। कोई भी ऊपर वाले कोर्ट नीचे वाले को भेजेगी तो क्या कहेंगे? मेक ओवर। और नीचे वाले ऊपर वाले को भेजेगी तो कमिटल कहेंगे। ठीक है सौम्या? जी सर। ओके ओके। चलिए तो फिर बेयर एक्ट निकालिए, आप लोग आगे का पढ़ते हैं। कॉग्निजेंस का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो लास्ट क्लास वाले ही थे। अभी जो प्रोविजंस आने वाले हैं वो बस फिल्म्स में उनका इंडेक्स पूछा जाता है। फिर भी हम लोग सेक्शन पढ़ लेते हैं, कुछ सेक्शन को छोड़ करके वो बस इंडेक्स ही इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम लोग पूरे सेक्शन को डिटेल में पढ़ लेते हैं ये। लेकिन लास्ट क्लास में जो भी सेक्शन हुए थे कॉग्निजेंस के वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब पे ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन दे रहा है राजस्थान एपीओ का एग्जाम? राजस्थान एपीओ का एग्जाम ईएससी तो दे रही है, और कौन दे रहा है? तुम लोग में से और कोई दे रहा है? कौशिकी, सौम्या और सोनाक्षी? नो सर, फॉर्म नहीं डाला था। ओके, सौम्या, सोनाक्षी? नहीं सर। सर नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा है कि उसके जो प्रोविजंस है, अलग अलग एक्ट्स हैं, बहुत उसका कम सिलेबस है, मैंने वो देखा तो उसको बता देने के लिए तो हो सकता है मैं उसको बता दूंगा, जो भी माइनर एक्ट्स भी हैं और मेजर लॉज भी हैं। बस आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, उसमें भी सिलेक्टेड प्रोविजंस हैं, और जो माइनर लॉज हैं उसके भी सिलेक्टेड प्रोविजंस है, और हिंदी और इंग्लिश यही सिलेबस में है। यही है ना एससी? ये सर टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं, 3 तो मेजर हैं जो आपने बताया और बाकी सारे माइनर हैं। हाँ ओके ओके। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि उसको हो सकता है उसको बता दूंगा कभी, एक दो दिन क्लास लेकर के, वो सारे माइनर लॉज भी और मेजर लॉज, सीआरपीसी के जो भी प्रोविजंस है उसमें है। अभी हम लोग जहाँ तक पढ़े हुए हैं उसका एडिशनल उसमें ट्रायल है और बेल वाले प्रोविजंस है। आज ही मैं उसका सिलेबस देख रहा था, तो हाँ जी। वो तो हो ही जाएगा तब तक, जब तक उसका एग्जाम हो से पहले। आईपीसी हो ही चुका है और एविडेंस भी हो चुका है। लेकिन जो माइनर लॉज है उसको भी मैं बता दूंगा, सब सारे माइनर लॉज को। ठीक है ऐसी? यस सर, इधर ही यस। कुछ दिनों के अंदर। ओके सर। ठीक है, हम लोग पहले अभी वाले सेक्शंस कंटिन्यू करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले सेक्शंस। चलिए सेक्शन 214 निकालिए, सेक्शन 214। लिखा हुआ है एडिशनल सेशन जजेस टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। मेड ओवर यहाँ वर्ड यूज हुआ है, इसका क्या मतलब सोनाक्षी? मेड ओवर वर्ड यूज किया है तो कौन किसको ट्रांसफर करेगा? सर अपर कोर्ट ट्रांसफर करेगी लोअर कोर्ट को। हाँ बिल्कुल। सेक्शन 214 में लिखा हुआ है मेड ओवर टू देम। मेड ओवर वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी ट्रांसफर या रेफरेंस की बात होगी, एक ऊपर वाले कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को रिफर करेगी। ठीक है, अगर कमिट की बात होती, कमिट वर्ड यूज हुआ होता, मतलब दोनों का सेम ही है, ऐसा नहीं कि अलग मतलब है। यहाँ रिफर ही कर रहा है, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को केस रिफर करता है, वो उसको भेज रहा है या उसको भेज रहा है, लेकिन ये जो दो टर्म है वो अलग अलग एस्पेक्ट में यूज हुए हैं, इसलिए इसका याद करना जरूरी है, एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। लिखा हुआ है एडिशनल सेशन जजेस टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। लिखा एन एडिशनल सेशन जज शैल ट्राई सच केसेस एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेक ओवर टू हिम फॉर ट्रायल और एज द हाई कोर्ट मे बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट हिम टू ट्राई। एडिशनल सेशन जज जो है वो कौन से केस को ट्राई करेगा? एडिशनल सेशन जज, जो उसको मेड ओवर कौन करेगा? सेशन जज। सेशन जज पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उस डिवीजन का हेड माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी वो होता है, और जुडिशियल पावर्स तो बराबर ही होते हैं सेशन जज को और एडिशनल सेशन जज को, बट फिर भी सुपरिटेंडेंस होता है किसका? सेशन जज का। वो काम बांटते हैं इवन एडिशनल सेशन जजेस में भी। सेशन जज कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का भी वर्क करते हैं, तो सेशन जज जो है वो एडिशनल सेशन जज में भी वो डिवाइड करेगा, उसको देगा केस जो है वो मेड ओवर करेगा, क्योंकि उससे वो सबऑर्डिनेट हो गया फॉर दिस पर्पस।
और हाई कोर्ट भी कर सकता है। वही लिखा हुआ है कि एडिशनल सेशन जज किस केस को ट्राई करेगा, तो एडिशनल सेशन जज होगा उस केस को ट्राई करेगा। ट्राई मतलब ट्रायल, ट्राई मतलब ट्रायल होता है, ट्रायल किस केस का चलेगा। एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में, जो कि सेशन जज उसको मेक ओवर करेगा, मतलब उसको रिफर करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा। और एज द हाई कोर्ट में बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट हिम टू ट्राई, या हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो किस दो को लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है पहला सेशन जज, दूसरा हाई कोर्ट। ये एडिशनल सेशन जज जो है इन्हीं दो केस को ट्राई करेगा। ये दोनों इसको क्या करेंगे, मेक ओवर करेंगे, ना कि कमिट करेंगे। कमिट होता है जब ऊपर वाले को भेजा जाता है नीचे वाले के द्वारा। तो हाई कोर्ट के द्वारा या सेशन जज के द्वारा केस को मेक ओवर किया जाएगा किसके पास, एडिशनल सेशन जज के पास, वो उस केस का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें इसमें और कुछ नहीं है, इतनी ही बात लिखी हुई है। जी सर। ओके, तो हो रहा है ना। 2 और 5 देखते हैं। 2 और 5 में भी कुछ नहीं है, मोस्टली इसका बस इंडेक्स ही पूछे जाते हैं। ये जो भी अभी सेक्शंस होने वाले हैं ये एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, रेयरली आता है, और आता है तो बस इंडेक्स आता है कि ये सेक्शन किसमें, उसका सेक्शन नंबर बस। फिर भी ये प्रोविजन हम लोग देखते हैं। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस लिखा हुआ है। ये जो आगे के कुछ सेक्शंस होंगे इसमें यही डिस्कस किया गया हुआ है कि पर्टिकुलर ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कॉग्निजेंस का क्या रूल है, कब कॉग्निजेंस लेनी है, कब नहीं लेनी है, या तो खुद से ले लेनी है, या किसी को कोई सैंक्शन करेगा तब लेनी है, कोई पर्टिकुलर पर्सन केस फाइल करेगा तब लेनी है। यही सब यहाँ से चलेगा कि कॉग्निजेंस खुद पर खुद नहीं ले लेनी है, कोई ना कोई ट्रांसफर करेगा, कोई आपको कमिट करेगा, मेक ओवर करेगा, या कोई पर्टिकुलर जो एग्रीव्ड है वो कंप्लेन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन देगा तब लेनी। इसी तरह के प्रोविजंस है। तो ये वाला जो सेक्शन 215 है इसमें लिखा हुआ है कि किस केस के रिगार्डिंग बात कर रहा है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया गया है, इसका एक चैप्टर ये है आईपीसी में, मतलब बीएनएस में, फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस का अगेंस्ट भी ऑफेंस है, उसके रिगार्डिंग भी, एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंसेस। तो बस इसका इंडेक्स मोस्टली आप याद रखिएगा कि ये किस सेक्शन में है, तो 215 में है, 215 में है। आइए इसका कंटेंट देख लेते हैं। लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कब तक नहीं लेना है, कॉग्निजेंस कब नहीं लेना है। अब जो है इसका सब क्लॉज ए जो है उसमें लिखा हुआ है एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 to 223 बोथ इंक्लूसिव। ये वही चैप्टर है जिसमें बात किया गया हुआ है कि लॉफुल अथॉरिटी के जो उनका कमांड को कोई क्या कर दे रहा है, कंटेम्प्ट कर दे रहा है, लॉफुल अथॉरिटी को कंटेम्प्ट कर देना। 206 से लेकर 223 तक उसमें वही प्रोविजंस है। लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 209, 209 में जो है उसको एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि अगर कोई प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उसको कोई ना मांग रहा है तो उसके रिगार्डिंग उसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, उसके रिगार्डिंग परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। या उसी ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए या अबेटमेंट के लिए कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा, जब तक एक्सेप्ट, यही बात इतनी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट के बाद वाला, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड। मतलब जब तक कि पब्लिक सर्वेंट जो है इन राइटिंग कंप्लेन ना कर देता है तब तक उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि पता चल गया किसी मजिस्ट्रेट को कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है, कौन सा ऑफेंस, इस चैप्टर का, किसी पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी को कंटेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब उसकी बातों को नहीं माना गया है। तो ये नहीं कि मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले ले, क्योंकि उसका राइट है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि कॉग्निजेंस कैसे ले सकता है। उसमें एक ये भी था कि अपना ओन नॉलेज पे ले सकता है, ओन नॉलेज पे या कहीं से उसको पता चले तो भी ले सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है उन सब का, ये एक्सेप्शन है कि तभी भी नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है, जब तक वो पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट जो है खुद से ना कंप्लेंट करते, ठीक है, और वो पब्लिक सर्वेंट खुद से ना कंप्लेंट करे, और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट, यानी कि कोई इसका सुपीरियर ऑफिसर ना कंप्लेन कर दे। अगर वो पब्लिक सर्वेंट जिसके रिगार्डिंग हुई है ऑफेंस वो ना कंप्लेन करे, या उसका सीनियर ना कंप्लेन कर दे, या अगर उसने किसी को ऑथराइजेशन दिया हुआ है तो वो ना कंप्लेन करे। अगर तीनों में से कोई कंप्लेन करते हैं तो कॉग्निजेंस लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो मैं समराइज करता हूँ इस वाले प्रोविजन को। इसमें लिखा हुआ है, ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अथॉरिटी को कंटेम्प्ट किया गया है
जो एक चैप्टर ही है बीएनएस के अंडर में, उसमें के उस चैप्टर के अंडर कोई ऑफेंस कमिट होती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस खुद पर खुद नहीं ले लेना है। वो अपन ओन नॉलेज या अपन सम इंफॉर्मेशन क्या नहीं कर सकता है, कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए वो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेन करना चाहिए, रिटन में कंप्लेन करना चाहिए, तब लेगा कॉग्निजेंस। और पब्लिक सर्वेंट नहीं तो कोई उसका ऑथराइज पर्सन कंप्लेन करना चाहिए, और वो ऑथराइज पर्सन भी नहीं तो कोई उसका सुपीरियर ऑफिसर, उस पब्लिक सर्वेंट का कोई सुपीरियर ऑफिसर जहां काम करता है वहां उसका सुपीरियर, वो अगर कंप्लेन करे, इन तीनों में से कोई अगर कंप्लेन करता है तो कॉग्निजेंस लेगा, नहीं तो कॉग्निजेंस अपने से नहीं लेगा। ठीक है कौशिकी? यस सर। सर उसी ओके, ऑफिस का ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन में कि हाँ, 206 206 से 223 223 तक है उस सेक्शंस के लिए। उस सेक्शन में वेरियस ऑफेंसेस है रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। उसी चैप्टर के अंदर कोई ऑफेंस है तब यस सर। वो ऑफेंसेस पब्लिक सर्वेंट से ही कंसर्न है कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड कि उनके कोई बात को ना माना गया, उनके ऑर्डर को क्या किया गया, कंटेम्प्ट कर दिया गया, इस तरह की चीजें हैं उसी चैप्टर में। उसका एक ही एक्सेप्शन है, सेक्शन 209 प्रोक्लेमेशन जब इशू होती है तो प्रोक्लेमेशन इशू कर दी जाती है, उसके बाद एपियर होना होता है। अगर उसके बाद भी कोई एपियर ना होता है, अगर तब कॉग्निजेंस लेनी है, उसके लिए परमिशन नहीं लेनी होगी, तो वही 209 को बस एक्सक्लूड कर दिया हुआ है कि और इसमें 209 आप मतलब पढ़ेंगे तो ठीक है सर, इसका यही है ना कि बीएनएस में सेक्शन 206 से 223 तक जितने भी ऑफेंस है उसका कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट किसी से भी इंफॉर्मेशन या खुद के उसमें नहीं लेगा जब तक कि जो सीनियर है या फिर वो पब्लिक सर्वेंट खुद मतलब आके कंप्लेन नहीं करते हाँ, हैं, रिटर्न या कंप्लेन उसका नहीं ऑथराइज करते। पर्सन, हाँ, या तो पब्लिक सर्वेंट या उसका सीनियर या ऑथराइज पर्सन जब तक खुद रिटेन में कंप्लेन ना करते तब तक कोई कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा उस ऑफेंस का। ओके सर, ठीक है। हाँ, अगर कंप्लेन कर दिए तब कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अगर कंप्लेन नहीं आ रहा है उनके तरफ से तब क्या होगा, तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है खुद से। अपॉन ओन इन्फॉर्मेशन या किसी पर्सन से जानकारी भी मिली कि ऐसा ऑफेंस कमिट हो भी गया है तो भी कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। ठीक है एससी? यस सर। हाँ, तो इसमें बस आप याद रखें कि हाँ पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंस है तो कब कॉग्निजेंस लेनी है, जब वही कंप्लेन करे, या तो पब्लिक सर्वेंट या उसका सीनियर या उसका ऑथराइज पर्सन कंप्लेन करे, इतनी ही बात है। आपको इवन सेक्शन का नंबर किस चैप्टर में आता है वो सब कुछ नहीं याद रखना है। 206 टू 223 जो है वो भी नहीं याद रखना है। पब्लिक सर्वेंट से कंसर्न ऑफेंस है, कब लेनी है कॉग्निजेंस, नॉर्मली नहीं लेनी है कॉग्निजेंस, कब लेनी है कॉग्निजेंस, जब तक कि वो लोग कंप्लेन ना कर दे। चलिए इसका सब क्लॉज बी देखते हैं। क्लॉज बी of any offense punishable under any of the following section of the BNS 2023, namely 229 to 233, both inclusive 236, 237, 242, 248, ये सारे सेक्शंस के नाम लिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। ये कोर्ट से रिलेटेड है कि अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी बात को ना माना गया, उसकी ऑथोरिटी को डिमीन किया गया है, कंटेम्प्ट किया गया, उससे रिगार्डिंग ऑफेंसेस है, मतलब कोर्ट से एसोसिएटेड, जो कोर्ट ऑफिसर होते हैं या कोर्ट उससे एसोसिएटेड है। ऐसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस कब तक नहीं लेनी है। तो ये जो क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों ही कोर्ट से रिलेटेड है, कोर्ट या कोर्ट के द्वारा कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश दिया गया उससे रिगार्डिंग। तो इसमें फिर आप एक्सेप्ट वाला से देखिए, लिखा हुआ एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट। जब तक कोर्ट कंप्लेन ना करे, जिस कोर्ट का ये मामला है वो कंप्लेन ना करे, तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। or by such officer of the court as the court may authorize in writing in this behalf or of some other court to which that court is subordinate। यहाँ भी सेम ही प्रोसेस हो गया, या तो वो कोर्ट या उसके सुपीरियर कोर्ट या उसके द्वारा ऑथराइज कोई पर्सन कंप्लेन ना करते। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि पब्लिक सर्वेंट से, पब्लिक ऑथोरिटी से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट होती है तो उसकी कॉग्निजेंस कोई कोर्ट तब तक नहीं लेगा जब तक कि वो पब्लिक सर्वेंट ना कंप्लेन कर दे रिटन में, या उसका सीनियर ऑफिसर या उसके द्वारा ऑथराइज पर्सन। दूसरा पोर्शन में कह रहा है कि कोई कोर्ट से रिलेटेड एसोसिएटेड ऑफेंस हुई है तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेनी है जब तक कि वो कोर्ट रिटन में कंप्लेन ना कर दे, या उसका सुपीरियर कोई कोर्ट, मान लीजिए ट्रायल कोर्ट की जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है उसके रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट हुई है, तो अगर सेशन जज जो है वो ऑर्डर देता है, वो कंप्लेन करता है, तो उस पर कॉग्निजेंस ली जा सकती है क्योंकि वो उसका सुपीरियर है, और वो खुद कोर्ट अगर रिटन में कंप्लेन करता है तो भी हो सकती है, या उसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, सेम प्रोविजन है आपको, वो पहला पब्लिक सर्वेंट था और दूसरा हो गया कोर्ट। ओके कौशिकी? ओके सर। ओके
उसके अलावा आप कुछ मत याद कीजिएगा। ये जो सेक्शन लिखा हुआ है ना ऊपर 229 to 233 236 ये नहीं याद किया जाता है, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछ सकता ये सब सेक्शन। आप बस याद करना है कि कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा, जब तक वो रिटर्न में खुद ना कंप्लेन कर दे। तो वो जो 3 कैटेगरी ऑफ पीपल है, वो खुद कोर्ट या खुद पब्लिक सर्वेंट या उसका सुपीरियर या उसके द्वारा ऑथराइज, यही बात बस याद रखें। और ये क्या करना है इसमें, तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेनी है, कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक ये लोग रिटर्न में कंप्लेन ना कर दे। इतनी ही बात बस याद रखनी है। सब सेक्शन 2 देखते हैं इसका। अब कंप्लेन अगर आ गई है, वेयर अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, जो ऊपर वाला हमने पढ़ा पब्लिक सर्वेंट, या बाय सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु हैज बीन ऑथराइज्ड, या कोई ऑथराइज्ड पर्सन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 जो हमने पढ़ चुका, एनी अथॉरिटी टू व्हिच ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट और हु हैज authorized such public servant may order the withdrawal of the complaint and send a copy of such order to the court, and upon its receipt by the court no further proceeding shall be taken on the complaint। देखिए लिखा हुआ है कि जो हमने पहला पार्ट पढ़ा कि पब्लिक सर्वेंट जो है उसके अगेंस्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी जब तक वो रिटर्न में कंप्लेन ना कर दे, या 2 और कैटेगरी ऑफ पर्सन से। मान लीजिए वो कंप्लेंट आ गई है, कोई पब्लिक सर्वेंट जो है या उसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड पर्सन कंप्लेंट कर दिया हुआ है, कोई पब्लिक सर्वेंट या उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन ने रिटर्न में कंप्लेंट कर दिया, उस पर कॉग्निजेंस भी हो गया, और फिर जो उसका जो सुपीरियर था, पब्लिक सर्वेंट का जो सुपीरियर था जिसका वो सबऑर्डिनेट है, वो इंटरफेयर करता है, वो कहता है कि नहीं आगे कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, वो कहता है कि हमें ड्रॉप आउट कर देनी चाहिए, विड्रॉल कर लेनी चाहिए, मतलब उस कंप्लेन को विड्रॉ कर लेनी चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए, तब जो है सच में वापस ले ली जाएगी, उसके बाद प्रोसीड नहीं की जाएगी, मतलब प्रोसीडिंग को आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। कब? जब सुपीरियर ने मना कर दिया। तो अगर पब्लिक सर्वेंट या उसका कोई ऑथराइज्ड पर्सन ने रिटर्न में कंप्लेन किया भी है और उसका सुपीरियर ऑफिसर जो है मना कर देता है, विड्रॉल कर लेता है, तो विड्रॉ कर लिया जाएगा और प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ओके सोनाक्षी? यस सर, यस सर। ओके तो इसमें बस आपको याद रखना है कि कौन विड्रॉ कर सकता है, तो सुपीरियर, ठीक है, कौन विड्रॉ कर सकता है? सुपीरियर। Provided that no such withdrawal shall be ordered if the trial in the court of first instance has been concluded। अब ट्रायल ही कंक्लूड हो गई है तो विड्रॉल नहीं हो सकती है, ठीक है, लिखा हुआ है प्रोवाइजो लिखा हुआ है जिसमें कह रहा है कि ट्रायल ही कंप्लीट हो चुकी है, ट्रायल खत्म हो गई, तब क्या होगी? कंक्लूड हो गई है, तब क्या होगी? विड्रॉल नहीं हो सकती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे विड्रॉल होगी, ये नहीं कि पूरा ट्रायल खत्म हो गया अब विड्रॉ कर रहे हैं। सब सेक्शन 3 देखते हैं। इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट मींस, अब कोर्ट का मतलब लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर्ट में क्या क्या आ जाएगा? सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोर्ट, सिविल, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल कोर्ट सभी आ जाएंगे कोर्ट में। सिविल कोर्ट भी आ जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट भी आ जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट भी आ जाएगा और ट्रिब्यूनल्स भी आ जाएंगे। ट्रिब्यूनल जो होते हैं कैसे बनते हैं? कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑफेंस को डील करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑफेंस को डील करने के लिए, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बताइए कोई ट्रिब्यूनल जो किसी खास तरह के केस को डील करता है, बताओ सोनाक्षी, कोई ट्रिब्यूनल का नाम लो जो किसी खास स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए होते हैं। तो याद नहीं आ रहा मुझे अभी। अच्छा सर ट्राइब्यूनल आर्बिट्रेशन वाले जो कोर्ट्स होते हैं वो ट्राइब्यूनल ही तो होते हैं। नहीं कौशिकी तुम बताओ। सर एनजीटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ये सर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो इन्वायरमेंट बिल्कुल से रिलेटेड। बिल्कुल, कौशिकी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम लिया। और कोई ट्रिब्यूनल कोई बताएगा? यसी सौम्या? आप अभी स्पेशल लॉ पढ़ेंगे तो रेंट ट्रिब्यूनल मिलेगा, जो रेंट लॉज होते हैं उसको एडजुडिकेशन के लिए रेंट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया जाता है, फिर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। और एमएसीटी होता है, एमएसीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जो कि एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उसको डील करने के लिए। फिर आईटी एक्ट के अंडर ट्रिब्यूनल होते हैं बहुत सारे, कोई भी स्पेशल एक्ट के अंडर ट्रिब्यूनल बन सकते हैं और बने भी हुए हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कौशिकी ने बताया। उसी तरह जो होते हैं
साइबर लॉ से रिलेटेड, साइबर ट्रिब्यूनल, साइबर एफिलिएट ट्रिब्यूनल, ये सब होते हैं। ठीक है सोनाक्षी? यस सर, आर्बिट्रेशन वाले? आर्बिट्रेशन वाले वो ट्रिब्यूनल नहीं है, वो भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, लेकिन ट्रिब्यूनल नहीं है। आर्बिट्रेटर्स होते हैं ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सर एक्ट के अंडर वो। अल्टरनेटिव, वो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ना सर, हाँ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो उसको हाँ, क्या बिल्कुल। कहते हैं? यही कहते हैं? हाँ, वो एडीआर के मेथड्स ही हैं। अब आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया, लोक अदालत हो गए, ये जो है अलग अलग मोड्स हैं, अल्टरनेटिव मोड्स हैं जिसमें डिस्प्यूट रिजॉल्व की जाती हैं, जो कि फुल्ली जुडिशियल नहीं है। उसमें कुछ ही जुडिशियल नेचर का उसमें वर्क होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वासी जुडिशियल वो भी कहे जाते हैं, बट दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज अ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो होते हैं दे आर मोर जुडिशियल देन दोज, जो भी तुम बोल रही हो, जो एडीआर होते हैं उनसे ज्यादा वो जुडिशियल नेचर काम करते हैं ट्रिब्यूनल। वो भी पूरा एडजुडिकेशन ही करते हैं, इवन यही जजेस को बना दिए जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को ट्रिब्यूनल में भेज दिए जाते हैं, कुछ खास तरह का ट्रिब्यूनल, उसके लिए अलग अलग अपॉइंटमेंट भी नहीं होता है। जजेस को ही ट्रिब्यूनल्स में भी बना दिए जाते हैं। कोई एडीजे है उसको स्पेशल ट्रिब्यूनल का वो बना दिया जाता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाता है। हाईकोर्ट के जज को भी बना दिया जाता है, ये सब कर दिया जाता है। तो जो तुमने बोला वो लोग ट्रिब्यूनल्स में नहीं आते हैं, वो एडीआर मैकेनिज्म्स में आते हैं। ठीक है? ओके सर। ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ जो कोर्ट वर्ड है उसका मतलब बताया हुआ है कि सिविल कोर्ट भी हो जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट भी हो जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट भी हो जाएगा, और ट्रिब्यूनल भी आ सकता है। अगर कोई एक्ट बना हुआ है, एनजीटी एक्ट जैसे है, कौस्की ने बताया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि स्टैब्लिश हुआ है एनजीटी एक्ट से, तो एनजीटी एक्ट में अगर लिखा रहेगा कि हाँ बीएनएसएस में इस कोर्ट के अंडर में इस ट्रिब्यूनल को भी कंसीडर किया जाएगा फॉर पर्पज ऑफ दिस पार्टिकुलर सेक्शन, तो उसको भी कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ट्रिब्यूनल्स भी जो है इस कोर्ट के अंडर में आ सकते हैं, अगर वो जिस एक्ट से एस्टेब्लिश हुए हैं, जिस स्टैट्यूट से एस्टेब्लिश हुए हैं, वो एम्पावर करता है इनको यहाँ के लिए कोर्ट माने जाने के लिए। तो लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स अ ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाय or under a central or state act if declared by that act to be a court for the purpose of this section। ठीक है? अगर वो एक्ट डिक्लेयर किया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 215 ऑफ बीएनएसएस, ये जो ट्रिब्यूनल है, मान लीजिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो कोर्ट मानी जाएगी, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर वो भी कोर्ट मानी जाएगी, और कोर्ट मान ली गई तो ये सेक्शन उस पर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई वायलेशन होता है, कोई केस करनी है, तो क्या होगा, उनका भी जो ऑफिसर है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जब तक वो कंप्लेन ना कर दे, उसका सीनियर कंप्लेन ना कर दे, या उसका कोई अथॉराइज्ड पर्सन ना कंप्लेन कर दे, तब तक कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी। सबसेक्शन 4 है, ये इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसेक्शन 4 है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट टू व्हिच अपील ऑर्डिनरी लाइज। अब कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट किसको कहते हैं, ये सब तो बहुत ही कॉमन बात है, आपको पता ही है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो होता है सबऑर्डिनेट कौन होता है, किसका सबऑर्डिनेट होता है, हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट होता है। क्यों? क्योंकि इसका अपील इसमें लाई करता है। तो कह रहा है कि जिस कोर्ट का अपील ऑर्डिनरली जिस ऊपर वाले कोर्ट में लाई करता है, वो उसका सबऑर्डिनेट माना जाता है। मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट्स है, उनका अगर अपील जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मतलब सेशन कोर्ट में, और उसका जाता है हाई कोर्ट में, तो इसका इमीडिएट अपील सेशन कोर्ट में जाता है, तो इसका सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के कोर्ट को किसका सबऑर्डिनेट माना जाएगा, इसका सबऑर्डिनेट इमीडिएट माना जाएगा, ना कि हाई कोर्ट का डायरेक्ट माना जाएगा। इसका तो है ही, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, जैसे कि सेशन कोर्ट जो है वो अगर कंप्लेन करे, सेशन कोर्ट कंप्लेन कर सकता है कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट हुई है, जो हमने पढ़ा उस सेक्शन के अंडर में, तो सेशन कोर्ट जो है वो भी रिटर्न में कंप्लेन कर सकती है। तो ये बता रहा है सेक्शन कि किसको मानते हैं कि किसका सबऑर्डिनेट है। तो जिस कोर्ट में ऑर्डिनरली अपील लाई करती है, तो इस कोर्ट का अपील इसमें लाई करती है, तो इसका सबऑर्डिनेट हो गया, इसका अपील इसमें लाई करती है, तो इसका सबऑर्डिनेट हो गया। तो इमीडिएट ऊपर वाला देखना है, इमीडिएट ऊपर वाला। लेकिन कई बार होता है कि कोई पर्टिकुलर जो है चीज अपीलेबल नहीं है, अपीलेबल ही नहीं होते हैं, अपीलेबल ही नहीं होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है, or sentences for the former court, or in the case of a civil court for whose decrees no appeal ordinarily lies to the principal court having ordinarily civil jurisdiction। कह रहा है कि अगर ऑर्डिनरली उस पर्टिकुलर चीज का अपील ही लाई नहीं करता है, तो प्रिंसिपल कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रिंसिपल कोर्ट भी होता है। प्रिंसिपल कोर्ट का नाम कभी सुना हुआ है आप लोगों ने? होता है, हर जगह होता है। ऐसे प्रैक्टिकली आपने कभी कोर्ट में प्रिंसिपल कोर्ट देखा हुआ है या सुना हुआ है? कितने सुना हुआ है? प्रिंसिपल जज होता है, प्रिंसिपल कोर्ट को जो प्रेराइज करता है उसको प्रिंसिपल जज कहते हैं।
डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ही वो जज होता है। ऐसे ही सुना हुआ है तुमने कभी? एम आई ऑडिबल? सर ऑडिबल है आप? यस सर। हाँ, कौशिकी सुना हुआ है तुमने कभी प्रिंसिपल जज या प्रिंसिपल कोर्ट का नाम? सर एस नो सर नहीं। अच्छा अच्छा, होते हैं। कभी तुम लोग डिस्ट्रिक्ट का सारे डिटेल्स जो है अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अवेलेबल होता है, हाई कोर्ट का भी अवेलेबल होता है। कभी किसी डिस्ट्रिक्ट का तुम लोग सारे जुडिशियल ऑफिसर्स का देखोगे डेजिग्नेशन नेम, तो उसमें एक प्रिंसिपल जज भी होता है जो, और प्रिंसिपल जज जिस कोर्ट को प्रिजाइड करता है उसको प्रिंसिपल कोर्ट कहते हैं। तो लिखा हुआ है यही बात कि अगर कोई ऐसी सिविल कोर्ट है जिसका अपील ही लाई नहीं कर रही है, तो उस वो किसका सबऑर्डिनेट माना जाएगा? वो प्रिंसिपल कोर्ट का सबऑर्डिनेट माना जाएगा। आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए प्रिंसिपल कोर्ट को, कहीं पूछा नहीं हुआ है लेकिन प्रिंसिपल जज मतलब क्या होता है? ये बस डेजिग्नेशन है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज वाले लेवल का ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज वाले लेवल के ही होते हैं। और मोस्टली जैसे फैमिली रिलेटेड, फैमिली लॉ का जो केसेस होते हैं ना, वो एक प्रिंसिपल जज होता है जो हेड होता है पूरे फैमिली लॉ के केसेस के। अब जो भी केसेस होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा हेड होता है, वो सारे फैमिली लॉ के केसेस देखता है। तो प्रिंसिपल जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज का ही लेवल का, मतलब एटीजे में से ही किसी को बना दिया जाता है या डिस्ट्रिक्ट जज को ही बना दिया जाता है। एक प्रिंसिपल जज होता है, दूसरे कोर्ट को प्रिंसिपल कोर्ट कहते हैं। ये नहीं कि वो अब डिस्ट्रिक्ट जज से भी ऊपर हो गया, उसी के इक्विवेलेंट एक होता है प्रिंसिपल जज भी होते हैं, जो कि किसी तरह के केसेस को जो होते हैं ना वो हेड करते हैं। जैसे कि मतलब मोस्टली जैसे जितने भी अलग अलग मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स, तो सारे सिविल मैटर्स का एक प्रिंसिपल जज होगा, और सारे नहीं, हर मैट्रिमोनियल सिविल मैटर का कोई प्रिंसिपल जज नहीं हो, एक ही प्रिंसिपल जज ही होता है जनरली। एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रिंसिपल जज होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ठीक है? कि वो भी सारे उसका एक प्रिंसिपल जज होगा। हाँ 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 बिल्कुल। अब किसी वो एक तरह से वो भी हेड माने जाते हैं, वो सारे सिविल जो केसेस के जो जजेज हैं उनके वो हेड माने जाते हैं। जैसे जो भी मैट्रिमोनियल केसेस हैं जो कि सिविल नेचर के होते हैं, और भी जो सिविल नेचर के केसेस हैं उनका वो एक तरह से हेड माने जाते हैं। तो उसी को ये बता रहा है कि अगर वो अपीलेबल नहीं भी है तो माने जाते हैं प्रिंसिपल जो जज है उसका सब सबऑर्डिनेट है, जो सारे सिविल जज है उनके सबऑर्डिनेट है। तो वो हो जाएगा, उसका हेड हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि in case of a civil court from whose decree no appeal ordinarily lies to the principal court having ordinarily civil jurisdiction within whose local jurisdiction such civil court is situated। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो सिविल कोर्ट है वहां का जो प्रिंसिपल कोर्ट है, जो प्रिंसिपल जज है, वही उसका सुपीरियर हो जाएगा, मतलब उसी के सबऑर्डिनेट ये सारे हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? नॉर्मली सीपीसी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली सबऑर्डिनेट उसके वो होते हैं, उस कोर्ट के होते हैं जिसमें वो अपील लाई करता है, जिसमें अपील लाई करता है। ये बात पता है कि नहीं? सीपीसी में ये कई जगह हर बार ये मिलता है, जिसमें ऑर्डिनरली अपील लाई करता है वो उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट माना जाता है। प्रोवाइजो इसमें भी लिखा हुआ है कि वेयर अपील्स लाई टू मोर देन वन कोर्ट द अपीलेट कोर्ट ऑफ इंफीरियर जुरिसडिक्शन शैल बी द कोर्ट व्हिच सच कोर्ट shall be deemed to be subordinate। ये बातें मैंने बता दी है। मान लीजिए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, इसका अपील, इसका ऊपर हाई कोर्ट भी है, इसके ऊपर सेशन कोर्ट भी है, तो यहाँ के लिए ये जो पर्टिकुलर सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबऑर्डिनेट जो इसका है, यहाँ कौन से कोर्ट को माना जाएगा? बोल रहा है वो कोर्ट जिसका इंफीरियर जुरिसडिक्शन होगा, कोर्ट ऑफ इंफीरियर जुरिसडिक्शन। सेशन कोर्ट को माना जाएगा, क्योंकि इमीडिएट वाला देखना है। कौन आ रहा है? ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा अपीलेट कोर्ट है, ऊपर वाले कोर्ट एक से ज्यादा है, तो किस कोर्ट को माना जाएगा उसका सुपीरियर? इमीडिएट सुपीरियर की बात कर रहा है। उनमें से वो कोर्ट जो सबसे, वो अपीलेट कोर्ट, ये भी अपीलेट कोर्ट हो गया, ये भी अपीलेट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट भी एक अपीलेट कोर्ट है, सेशन कोर्ट भी एक अपीलेट कोर्ट है। तो वो अपीलेट कोर्ट की यहाँ बात की जाएगी जो उसका इंफीरियर जुरिसडिक्शन है, क्योंकि वो इमीडिएट सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इमीडिएट सुपीरियर ये हो जाएगा, और इसका इंफीरियर जुरिसडिक्शन होगा इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट, इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। तो कई सारे अगर अपीलेट कोर्ट है तो उस कोर्ट को कंसीडर किया जाएगा जिसका जो है, जिसकी जुरिसडिक्शन सबसे इंफीरियर होगी उन सारे अपीलेट कोर्ट में। ठीक है कौशिकी?
Yes, sir. Okay. Where appeal lie to a civil and also to a revenue court, such court shall be deemed to be subordinate to civil or revenue court according to the nature of the cases. देखिए कह रहा है कि अगर सिविल कोर्ट में भी अपील लाई कर सकता है, रेवेन्यू कोर्ट में भी। तो चेता का लीव हो जा रहा है बार बार। तो किसमें, तो किसको उसका सुपीरियर माना जाएगा? नेचर ऑफ केसेस देखते हुए। रेवेन्यू नेचर के केसेस है तो रेवेन्यू कोर्ट उसका सुपीरियर हो जाएगा, और अगर नॉन रेवेन्यू नेचर के है तो सिविल कोर्ट उसका सुपीरियर हो जाएगा। ये सब बहुत ही बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी, और बहुत ही आसान है, ये सब तो कॉमन सेंस से सब सॉल्व होने वाले हैं। कि लिखा हुआ है कि अगर रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है तो उसका सुपीरियर रेवेन्यू कोर्ट हो जाएगा, अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो क्या हो जाएगा? सिविल कोर्ट हो जाएगा। इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन ओवर हो गया। इस सेक्शन में याद करने वाली जो बातें थी वो पहला और दूसरा में से था कि अगर पब्लिक सर्वेंट जो है उसके रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट हुई है, उसका कॉग्निजेंस नहीं लेना है जब तक कि वो पब्लिक सर्वेंट रिटन में कंप्लेन ना कर दे, उसका कोई सुपीरियर ना कर दे, या उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन। सेम कोर्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट हुई है तो तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेनी है जब तक कि वो कोर्ट, मतलब वो जज जिसके रिगार्डिंग हुई है, वो ना कंप्लेन कर दे, या उसका सुपीरियर ना कर दे, या उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन ना कर दे, ठीक है। लेकिन एक फिर हमने आगे पढ़ा कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है या उसका जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसने कंप्लेन कर भी दिया हुआ है, तो किसको पावर है उसको विड्रॉ कर लेने का? किसको पावर है कि उसको विड्रॉ कर लेने का? सुपीरियर को, सुपीरियर सुपीरियर को, ऑफिसर। बिल्कुल। और सुपीरियर ने अगर विड्रॉ कर लिया तो आगे प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं की जाएगी। ओके, इतनी बातें थी। और कोर्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा? सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, और ट्रिब्यूनल भी आ सकता है, ट्रिब्यूनल भी आ सकता है। ओके, सेक्शन 215 सोनाक्षी। यस सर। हाँ सुचेता, अगर तुम्हारा नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो तुम रहने दो, मतलब तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि बार बार तुम्हारा वो रिक्वेस्ट आ रही है। चलिए 216 देखते हैं। एक लाइन का सेक्शन है, बहुत ही आसान है। देखिए, प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। कई बार होते हैं कि किसी विटनेस को या किसी पर्सन को डराया धमकाया जाता है एक्यूज के द्वारा कि तुम ये गलत एविडेंस दे दो, या किसी के द्वारा भी अगर उसको थ्रेटन किया जा रहा है किस चीज के लिए कि तुम जो है क्या करो, फॉल्स एविडेंस दे दो, फॉल्स एविडेंस दे दो, उसी के रिगार्डिंग ये सेक्शन है। A witness or any other person may file a complaint in relation to an offence under section 232 of BNS। तो 230 of BNS में यही दिया हुआ है, थ्रेटन करना, किसी पर्सन को थ्रेटन करना फॉल्स एविडेंस देने के लिए। सेक्शन 232 ऑफ BNS है, किसी पर्सन को डराना धमकाना कि तुम कोर्ट में ये गलत एविडेंस दे दो, जबरदस्ती करना कि तुम ये गलत दे दो, तब वो कंप्लेन कर सकता है। किसके पास कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ये प्रोविजन देता है कि उनके एक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर उनको डराया धमकाया जा रहा है तो वो कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं, मतलब कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ओके, सेक्शन 216, इसका बस इंडेक्स याद होनी चाहिए, ठीक है यसी? यस सर। ओके, सेक्शन 217 देखते हैं। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल। यहाँ अलग अलग ऑफेंस की रिगार्डिंग ही बस चलेगी, ठीक है। अलग अलग ऑफेंस की रिगार्डिंग किसकी परमिशन चाहिए, कब कॉग्निजेंस नहीं लेनी है, कब तक नहीं लेनी है। तो अब आगे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की बात कर रहा है, या क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, यानी उसी ऑफेंस का क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात कर रहा है। जो हमने पहला भी पढ़ा था, जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंस या कोर्ट से रिलेटेड ऑफेंस, उसका भी था वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी या अबेटमेंट अटेम्प्ट, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट लिखा है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। कोर्ट कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी, वही पैटर्न फॉलो हो रही है। एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर चैप्टर 7 में ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट दिया हुआ है, और 196 में ये सब स्टेट से रिलेटेड ही है। रिलीजियस ऑफेंस जो है जिसमें लोगों के बीच में मान लीजिए एनिमिटी लाना, दुश्मनी लाना, उस तरह का प्रोविजन है। सेक्शन 299 ये भी रिलीजन से रिलेटेड ऑफेंसेस है, और सबसेक्शन 1 ऑफ 353 ऑफ द BNS या क्रिमिनल कंस्पिरेसी इसी ऑफेंस का। ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी इन जनरल नहीं की बात कर रहा है, मतलब ऑफेंस अगेंस्ट जो स्टेट है उसी का क्रिमिनल कंस्पिरेसी ऑफ सच ऑफेंस। सच का मतलब ये जो डिस्कस हो रहा है, मतलब ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट का क्रिमिनल कंस्पिरेसी।
एनी सच अबेटमेंट मतलब वही उसी का अबेटमेंट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट का अबेटमेंट, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। आप बस सेंट्रल और स्टेट को अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस सेक्शन में हमें इतनी ही याद करनी है। अभी जो सब सेक्शन 1 है कि अगर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट से रिलेटेड है, ऑफेंस अगर ऑफेंस क्या है अगेंस्ट स्टेट वाली है, तो तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेनी है जब तक किसकी प्रीवियस सैंक्शन ना लिया जाए। प्रीवियस सैंक्शन मतलब परमिशन, किसकी ऑथराइजेशन के बिना नहीं कॉग्निजेंस ली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सौम्या, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो दोनों को अंडरलाइन कर लो बेयर एक्ट में, सेंट्रल स्टेट। सब सेक्शन 2 कह रहा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एनी ऑफेंस पनिशेबल विद 197। ये भी उसी तरह से है, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रेजुडिस कर देना मतलब उसको हार्म पहुंचाना। और सब सेक्शन ये अब 353 ऊपर भी था, उसका सब सेक्शन 1 ऊपर था, यहाँ सब सेक्शन 3 आ गया है, बीएनएसएस और क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीएम। इसमें डीएम बस ऐड हो गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अंडरलाइन कर लीजिए। 197 में और 353 का क्लॉज 3 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐड ऑन कर दिया है, बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐड ऑन कर दिया है, और ऊपर वाले में बस सेंट्रल स्टेट था, तो इसमें बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐड ऑन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, जिससे पता चले कि बस यही डिफरेंस है। अब दिया हुआ है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कंस्पिरेसी पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 61। सेक्शन 61 में क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात की गई है। अब क्रिमिनल कंस्पिरेसी के बारे में बोल रहा है कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी का कॉग्निजेंस कब तक नहीं लिया जाएगा, अदर देन ए क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 2 इयर्स और अपवर्ड। आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए 2 इयर्स एंड अपवर्ड को भी, डेथ लिखा हुआ है, लाइफ एंड 2+ और ये रिग्रेस वाला, ये 3 कैटेगरी के ऑफेंस की बात की गई है। इनको छोड़ करके अगर ऐसा है तो किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं है। अगर डेथ ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल विद डेथ है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 2 साल तक से ज्यादा वाली है, तब सैंक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी है तो किसकी सैंक्शन लेनी है, unless the state government or the DM has consented in writing to the initiation of proceeding। तो स्टेट गवर्नमेंट और डीएम को भी अंडरलाइन कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट और डीएम। पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन, बट फिर भी 2+ इयर्स को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, 2+ इयर्स को। इसका प्रोवाइजो में 250 को भी एक्सेप्शन बना दिया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द क्रिमिनल कंस्पिरेसी इज one to which provision of section 215 apply, no such consent shall be necessary। 215 हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, पब्लिक सर्वेंट वाला और कोर्ट से रिलेटेड ऑफेंस, उसमें भी है कि उसका कंस्पिरेसी। तो अगर पब्लिक सर्वेंट वाला या कोर्ट से रिलेटेड ऑफेंस की कंस्पिरेसी की गई है, वहां कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वहां सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट या डीएम की, और इसमें भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ऑफेंस का क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई है, उसमें सैंक्शन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, स्टेट गवर्नमेंट का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। ये सब स्टार्ट करने के लिए है, किसका परमिशन लेके स्टार्ट करना है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिना परमिशन का या कोई कोर्ट जो है बिना परमिशन के स्टार्ट नहीं कर सकता है। ओके ऐसी? यस सर। हाँ, तो इसमें किसका किसका है, स्टेट गवर्नमेंट और डीएम का है। क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट या डीएम का परमिशन लेना है, वो भी राइटिंग में लेना है। और इसका एक्सेप्शन हो गया डेथ, लाइफ, 2+ रिग्रेस वाला, या दूसरा हो गया अभी जो हमने पढ़ा पब्लिक सर्वेंट वाला ऑफेंस या कोर्ट रिलेटेड ऑफेंस, उसमें भी नहीं लेनी है, उसमें भी नहीं लेनी है क्या, परमिशन। फिर लास्ट कर रहा है सबसेक्शन 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन, मतलब सैंक्शन ग्रांट करने से पहले वो क्या करेंगे, under section 1, 2 या DM may before recording sanction under 2 and the state government or DM may before giving consent under 3 order a preliminary investigation by a police officer not below the rank of inspector। तो कह रहा है कि ये लोग जो सैंक्शन देने से पहले, मतलब परमिशन देने से पहले, क्योंकि परमिशन लेने से बात की गई है कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कभी स्टेट गवर्नमेंट की, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, तो ये लोग अपना परमिशन देने से पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं पुलिस के द्वारा।
ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर का लेवल या उससे ऊपर के लेवल को, उससे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं कि तब हम कंसेंट दे कि सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इनको जब दिया हुआ है पावर की ये कंसेंट दे सकते हैं, तो इसलिए इनको ये भी पावर दिया गया है कि कंसेंट देने से पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, ताकि देख ले कि प्राइमा फेसाई जो है वो कुछ ऐसे फैक्ट्स मिल रहे हैं कि ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उनको लग रहा है कि दे आर सेटिस्फाइड, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डीएम, कि अगर वो सेटिस्फाई है कि कंसेंट देनी चाहिए कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो, तो वो दे देंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन से वो लोग लगता है कि नहीं देनी चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें इनिशिएट करने लायक, तो वो नहीं देंगे कंसेंट। ओके, इसीलिए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो लोग फ्री हैं, वो लोग कर सकते हैं। किससे करवा सकते हैं? पुलिस ऑफिसर, जो कि इंस्पेक्टर के लेवल से नीचे का नहीं होगा, इंस्पेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ऑर्डर ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। ऑर्डर ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। उससे ऊपर की बात वही लिखी हुई थी, अगर वो परमिशन देने से पहले वो लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डीएम जो भी कंसर्न हो, वो लोग परमिशन देने से पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। ओके यसी बताओ। यस सर। तो क्या समझ में आया इस सेक्शन से? ये सेक्शन जो है ये बात कर रहा है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का किससे परमिशन लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या कहीं कहीं पे डीएम को भी दिया हुआ है कि डीएम भी कंसेंट दे सकता है। और कंसेंट देने से पहले वो लोग क्या कर सकते हैं? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट करवा सकते हैं। किससे? नॉट एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर वाले रैंक के किसी पुलिस ऑफिसर से। 218 देखते हैं हम लोग। 218 प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। अब जजेज का ही प्रोसिक्यूशन करने की बात की जा रही है। जज या पब्लिक सर्वेंट को ही अगर प्रोसिक्यूट करना है, ठीक है, वहां था उनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट हुई है, हमने अभी 3 सेक्शन पहले पढ़ा कि उनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट हुई है। अब है कि उन्हीं को प्रोसिक्यूट करना है। अगर जज को प्रोसिक्यूट करना है या पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना है, तो कब तक प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जाएगी? ठीक है, अब यह है 218 में है, जज को या पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना है, तो उसके लिए क्या है उसका कंडीशन प्रेजेंट, कब प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी? लिखा हुआ है व्हेन एनी पर्सन हु इज और वाज। देखिए इज और वाज लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इज और वाज जरूरी नहीं है कि अभी है, वाज भी लिखा हुआ है। इज और वाज ए जज और मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट not removable from his office save by or with the sanction of the government। इसका मतलब हुआ कि बात कर रहा है जज का, मजिस्ट्रेट का या पब्लिक सर्वेंट का, जो कि मतलब ऐसे बिना इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है ऑफिशियल होता है, तो रिमूवल भी ऑफिशियल तरीके से होता है ना। ये तो है नहीं कि जब मन करे उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, जब मन करे हटा दिया गया। ये लोग जो है वो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेस्क्राइब्ड जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, और रिमूवल भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो बोल रहा है कि ये जो होते हैं ये वो ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे ऑर्डिनरली ऐसे नहीं हटाया जा सकता। जब जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स है, लॉज है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हटाती है, जो सरकार है इनको रिमूव करती है एज पर द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। तो अगर इनके पे क्या है, ये लोग एक्यूज्ड हैं किस चीज के लिए? ऑफ एनी ऑफेंस टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। अब जाहिर सी बात है ये ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए जो एक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग ऑफेंस की बात हो रही है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विथ द प्रीवियस सैंक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। देखिए ए और बी में लिखा हुआ है किसका सैंक्शन लेना है, ए और बी में लिखा हुआ है किसका सैंक्शन है, मतलब किसके परमिशन के बाद ये केस इनिशिएट होगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ये लिख देने का मतलब हो गया कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में जो बातें लिखी हुई है उसको एक तरह से प्रिवेल कराया जाएगा। मतलब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट बना हुआ है कि हाँ जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं तो उनको कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस लिखा हुआ है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट में। तो उसको जो है प्रिवेल कराया जाएगा ओवर दिस प्रोविजन। अगर उनमें दिया हुआ है कि कैसे करना है तो वो फॉलो किया जाएगा। इसीलिए देखो सेव एज लिखा हुआ है, जहां भी सेव एज लिखा होता है उसका मतलब कि सेव एज के बाद जो भी लिखा हुआ है
उससे कंट्राडिक्ट नहीं करना है, मतलब उसको सेव कर रहा है, उससे कंट्राडिक्ट नहीं करना है। और नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग लिखा होता है, इसका मतलब नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग विद दिस, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो हम लिखे हुए वही फॉलो होगा। तो यहाँ जो ए बी में लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ए और बी में से कोई प्रोविजन अगर लोकायुक्त लोकपाल एंड लोकायुक्त है, उसको फॉलो किया जाएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको फॉलो किया जाएगा। किसको फॉलो किया जाएगा? जो लिखा हुआ सुना? उसको फॉलो किया। अच्छा सोनाक्षी तुम बताओ। सर वो लोकपाल और लोकायुक्त को बोला गया एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द, उनके सैंक्शन लेना जरूरी है उसके बाद ये। ओके यस सी। और सर शायद दोनों ही है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट। हाँ बिल्कुल, अगर मतलब ये लिखने का क्या मेरा क्वेश्चन यही है कि जो लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, कि जो सेव किया हुआ है लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो प्रोविजन है वो एक्ट है 2013 का, उसके जो प्रोविजन है उसको सेव किया हुआ है। तो उस ये लिखने का क्या मतलब हुआ कि उसके प्रोविजन को एक तरह से वैल्यू दे रहा है या डी वैल्यू कर रहा है? फिर सेव कर रहा है मतलब उसको वैल्यू दे रहा है। बिल्कुल वैल्यू दे रहा है, उसके वैल्यू को बढ़ा रहा है, मतलब लिखा हुआ है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको सेव कर रहा है, उस एक्ट के प्रोविजंस को सेव कर रहा है, उसको वैल्यू देने की बात की जा रही है। उसमें अगर लिखा हुआ है किसी पार्टिकुलर चीज को उसमें बताया गया है कि ऐसे होगी, क्योंकि वो एक्ट ही उसके लिए बना हुआ है, उस एक्ट में इसी चीज के लिए बना हुआ है, तो उसमें जो बातें लिखी हुई है उसको फॉलो की जाएंगी। लेकिन उसके अलावा ये यहाँ पे अपना बीएनएसएस में भी बताया हुआ है कि कब तक नहीं इनिशिएट होगा, कैसे इनिशिएट होगा, और वही लिखा रहता है नॉट विथ स्टैंडिंग, कि फर्क नहीं पड़ता कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब जो हम लिखे हुए हैं उसको एक तरह से वैल्यू कम करना हो गया। जब भी कोई चीज नॉट विथ स्टैंडिंग के बाद लिखी हुई होती है, यानी कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां क्या लिखा हुआ है, जो हम लिखे हुए हैं उसको कंसीडर करना है। यानी कि जिसके रिगार्डिंग कही जा रही है कि नॉट विथ स्टैंडिंग दिस, तो उस दिस को नेग्लेक्ट कर देना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो लेकिन यहाँ पे सेव कर रहा है, उसके वैल्यू दे रहा है कि वहां जो लिखा हुआ है उसको कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं कि उससे फर्क नहीं पड़ता, इस बात को मानी जाएगी, उससे फर्क पड़ता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में जो लिखा हुआ है उससे फर्क पड़ता है, उसी को माना जाएगा। लेकिन ये जनरल प्रोविजन है बीएनएसएस में। तो किसका परमिशन की बात की जा रही है? 1 सेकेंड। हाँ ओके कौशिकी, am I audible? यस सर। हाँ मैं क्या बता रहा था? ही सर नॉट अच्छा नॉट ओके ओके ओके। स्टैंडिंग और हाँ सेव एज अब हम लोग अदरवाइज। पढ़ रहे थे क्लॉज ए इसका, इन द केस ऑफ ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज
the case may be was at the time of commission of the means employed in connection with the union. देखिए बस बात लिखा है, मैं बता देता हूँ उसको। ये लिखा हुआ है कि अगर यूनियन से रिलेटेड कोई एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एम्प्लॉयमेंट में है, तो किसकी परमिशन लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में है तो किसकी परमिशन लेनी होगी? स्टेट गवर्नमेंट। इतनी बात लिखी हुई है इसमें। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में है, कई सारे नौकरी होती है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कई सारी नौकरी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो अगर केंद्र सरकार के अंदर कोई कर रहा है, कोई ये उसका कोई जॉब कर रहा है, तो किसकी परमिशन? सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी होगी। उनके सैंक्शन लेने होंगे इनिशिएट करने से पहले पोस्टिंग। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई काम कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा। Provided at where the alleged offence was committed by a person referred to in clause B, क्लॉज बी जो यहाँ लिखा हुआ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देखिए इसको भी बता देते हैं ऐसे। अगर मान लीजिए स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, पहला मैंने क्या बताया? जनरल प्रोविजन। किसकी सैंक्शन लेनी है? किसकी सैंक्शन लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेटेड जॉब है। स्टेट गवर्नमेंट की लेनी है अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब है, उसकी परमिशन लेनी है। क्या करने के लिए? किसको प्रोसिक्यूट करने के लिए? किसको प्रोसिक्यूट करने के लिए? तो जज या फिर पब्लिक सर्वेंट को। हाँ, किसी जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। अगर इन लोगों ने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है, इन लोगों ने, किसने? जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट ने, इनको प्रोसिक्यूट करने से पहले किसकी परमिशन लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर उनसे रिलेटेड जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर उनसे रिलेटेड जॉब है। अब फिर कह रहा है कि मान लीजिए स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, स्टेट इमरजेंसी इस आर्टिकल के अंदर लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के। सर 356 सर 356। हाँ बिल्कुल 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 सही। अगर स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है तो आप जानते ही है कि स्टेट इमरजेंसी लगती है तो पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की डिसॉल्व कर दी जाती है पूरी की पूरी तरह से। और पावर जो है वो कौन एक्सरसाइज करता है? वो सेंट्रल लेवल के जो भी चीजें होती हैं, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है। तो अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है तो जो क्लॉज बी में हमने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब है तो किसकी परमिशन लेनी है? स्टेट गवर्नमेंट की लेनी है। तो अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, इवन इन केस ऑफ कि अगर वो पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में भी उसे परमिशन लेनी होगी। किसकी लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी होगी। सौम्या ओके। और ऐसा क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, इसीलिए लिखा हुआ है कि वहां जहां स्टेट लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो इन द केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी परमिशन किसकी लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। इवन वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयड पर्सन है, उसका जो नौकरी है दैट इज रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब। ओके यस सी। सर प्लीज ये लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। ओके पहले ऐसे ये बताओ कि पहले नॉर्मली किसकी परमिशन कब लेनी है, ये समझ में आया? नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कब लेनी है? कब सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन से पोस्टिंग स्टार्ट करनी है? किस तरह के जॉब में? किस तरह के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है? यसी तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। क्या हो गया? नेटवर्क चला गया क्या? एम आई ऑडिबल कौशिकी? यस सर ऑडिबल हो आप। अच्छा ओके कौशिकी तुम बताओ कब लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन इस तरह के एम्प्लॉयमेंट से जब वो रिगार्डिंग? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जॉब कर रहा होगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, या फिर कोई भी जज या पब्लिक सर्वेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर उसकी जॉब है तब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। हाँ बिल्कुल यही नॉर्मल रूल है। सुना तुमने ऐसी? यस सर यस सर। हाँ Yes. अगर कोई ऐसा जॉब है जो कि कंसर्न्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट है देन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। अगर कोई ऐसा जॉब है जो कंसर्न्ड विद स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। ये जनरल रूल हो गया। बट इसका एक स्पेशल प्रोविजन बताया हुआ है, इसका जो प्रोवाइजो है उसमें बताया हुआ है। तो बताया हुआ है कि अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है तो स्टेट इमरजेंसी के सिचुएशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है कि स्टेट इमरजेंसी जब लग जाती है तो पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर सब डिसॉल्व कर दी जाती है। पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करता है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है। तो जब
स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है, कुछ भी गवर्नमेंट ही नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट से कैसे वो परमिशन ली जाएगी? अगर परमिशन लेने की बात आई दूसरे वाले केस में, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर अफेयर है तो किसका परमिशन? स्टेट गवर्नमेंट। उस केस में बोल रहा है कि अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है तो भले ही स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न वो जॉब है, फिर भी परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। कब? जब स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, क्योंकि स्टेट इमरजेंसी के समय में तो सारी पावर सेंट्रल के पास होती है, दैट्स व्हाई सेंट्रल से परमिशन लेनी होगी। ठीक है ऐसे? यस सर। ओके, तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं रहा तो वो कहां से परमिशन देगी? तो भले ही वो एम्प्लॉयमेंट है जो जिसका कंसर्न है टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फिर भी वो परमिशन लेगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी, जब इन फोर्स है तब। स्टेट इमरजेंसी जब फोर्स में है तो। बाकी लोगों को समझ में आया है? सुचेता और सौम्या और सोनाक्षी? ओके, फिर प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड फॉर दैट such government shall take a decision within a period of 120 days from the date of the receipt of the request for the sanction, and in case it fails to do so, the sanction shall be deemed to have been accorded by such government। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट को परमिशन मांगी जा रही है तो उसको 120 दिन के अंदर परमिशन दे देनी है, मतलब दे देनी है, रिजेक्ट कर देनी है। अगर नहीं देना चाहता है तो रिजेक्ट कर देगा। अगर 120 दिन से ज्यादा पेंडिंग रहा तो मान लीजिए कि परमिशन दे दी गई, ठीक है? 120 दिन से ज्यादा पेंडिंग रहा तो मान लीजिए कि परमिशन दे दी गई। 1 सेकेंड मैं देख लूं कि पेन आया तो नहीं। ओके, तो इसमें और कुछ नहीं इसके अलावा, ठीक है कौशिकी? कितने दिन के अंदर? 120 दिन के अंदर। 120 दिन आप लोग लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। 120 डेज, 120 डेज लिखा हुआ है, 120 दिन, 120 सर डेज। मेरा नेट, तो आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं रिकॉर्ड ले लूंगी क्योंकि ऐसे वीडियो भी नहीं आ रहा है और आवाज भी बहुत कट आ रही है। हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है, लीव कर दो तुम, ठीक है? ओके, बाकी लोग समझ में आया? ये सीए प्रोविजन समझ में आया? कितने दिन के अंदर आपको ग्रांट कर देनी है सैंक्शन या रिजेक्ट कर देनी है? 120 दिन के अंदर। यस सर। हाँ, किस सेक्शन की बात हो रही है? वही प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए जो परमिशन ली जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसके पास परमिशन ली जा रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा ना परमिशन या नहीं देगा? तो यही काम उसको 120 दिन के अंदर कर देना है। अगर नहीं दिया तो मान ली जाएगी 120 दिन तक पेंडिंग रहा तो मान लिया जाएगा उसने परमिशन दे दिया है। तो 120 डेज इसमें आप इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। Provided also that no sanctions shall be required in the case of public servant accused of any offence। अब जो है अगर women से related जो sexual offences है उसके regarding offence है, women related sexual offences के regarding offence है, तो उसमें कोई परमिशन नहीं चाहिए। उसमें परमिशन नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। बिना परमिशन के भी प्रोसीडिंग स्टार्ट किए जा सकते हैं। जो वीमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उस केस में। women से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इतना ही आपको याद करना है फॉर द ऑफेंसेस व्हिच रिलेट टू the sexual offenses relating to the women. In that case, no permission is required to be taken from the central government or state government before initiating any proceeding against that judge, magistrate or public servant। जरूरत नहीं है परमिशन लेने का, उसके बिना भी स्टार्ट की जा सकती है। फिर सबसेक्शन 2, no court shall take cognizance of any offense alleged to have been committed by any member of the armed force of the union while acting or pertaining to the act except to the। अब इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं। अब आर्म फोर्स की बात की जा रही है, यूनियन की आर्म फोर्स, तो किससे परमिशन ली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। आर्म फोर्स ऑफ यूनियन से रिलेटेड कोई ऑफेंस है जो उन्होंने कमिट किया अपने ऑफिशियल ड्यूटी में, ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, तो किसकी परमिशन ली जाएगी? जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की ली जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं आर्म फोर्स होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में बाई, देखिए इसको भी बता देता हूं मैं। अब लिखा हुआ है, पहले तो लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि सीएपीएफ जो होते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसके रिगार्डिंग अगर है तो किसी परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी
डिक्लेयर कर सकता है कि मेरा ये जो पुलिस ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अपने पुलिस ऑफिसर्स? सोनाक्षी, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते होंगे सर। होते होंगे। अच्छा, आ, आ, ये जो पुलिस होते हैं जो दिखते रहते हैं अपने यहाँ, वो कौन से पुलिस होते हैं? सेंट्रल सर गवर्नमेंट? एसआई और ये कांस्टेबल की जो जॉब होती है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है ना। हाँ बिल्कुल, ये जितने दिखते हैं तुमको स्टेट में, सारे स्टेट वाले ही हैं। सेंट्रल सीएपीएफ के ऑफिसर्स तो कहीं कहीं किसी स्पेशल सिनेरियो में डिप्लॉय किए गए हैं कहीं पे, तब दिखते हैं। नहीं तो जितने ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट के, कांस्टेबल से लेकर के ऊपर तक जो भर्ती होती है, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के ही होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ही होते हैं। ये जो डीएसपी वगैरह है, एसपी वगैरह है, वो किसके अंडर में माने जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की कि सेंट्रल गवर्नमेंट के? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में माने जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर माने जाते हैं? स्टेट। बाकी लोग बताइए। सोनाक्षी थोड़ी कंफ्यूज दिख रही है। यसी, क्या लगता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऊपर से नीचे तक की बात कर रहा है, ये सब किसके अंडर की किसके अंडर के हैं? स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सुपरविजन होता है इन पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है? ये फंक्शन करते हैं किसके अंडर में, किसके डायरेक्शन पे? स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लोग को नहीं पता है तो। ये तो सुचेता बताओ। सौम्य, सरिता बताओ। सर बोथ सेंट्रल और स्टेट। नहीं, द करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर माने जाते हैं। इवन जो ऊपर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी, वो भले ही यूपीएससी के एग्जाम्स के दौरान एम्प्लॉय की जाती हैं, बट यूपीएससी भी एम्प्लॉय करके वो स्टेट गवर्नमेंट को ही देती है। यूपीएससी यूनियन लेवल का कमीशन है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है अपॉइंट करने के लिए, बट वो अपॉइंट करती है उन ऑफिसर्स को जो कि फंक्शन करने वाले हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट। सो कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, these all officers functions under the स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही कंप्लीटली फंक्शन करते हैं, नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पुलिस फोर्स है वो सीएपीएफ होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और उसका कई सारे ये है, उसके ऑफिसर्स अलग अलग तरह के होते हैं, 5-6 तरह के होते हैं। जो पढ़ा भी गया हुआ था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करके एक पेपर होता है, और उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआरपीएफ किसके अंडर में होती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो लोग कंप्लीटली वो सब कुछ रेगुलेटेड होते हैं। आसाम राइफल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, यसी, सोनाक्षी, सुचेता, सौम्या, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो पूछा था मैंने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। कंप्लीटली दे फंक्शंस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। और सारे स्टेट में ऐसे ही होते हैं। एक दिल्ली को छोड़ करके आप हमेशा सुनते होंगे कि दिल्ली की सरकार जो है वो एलिजिट करते रहती है कि हमारी पुलिस हमारी ही नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सुना है कि नहीं कभी आपने? अरविंद केजरीवाल रोते रहते हैं। पहले पहले एलिगेशंस लगाते थे जब किसकी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो कंप्लीटली बाहर है उनके कंट्रोल से, कुछ गलत हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रही है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब दिल्ली सरकार की भी ये आरोप लगता था। लेकिन जब केजरीवाल की सरकार बनने के बाद भी चीजें गलत होती रही है, तो केजरीवाल हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, पुलिस तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वो हमारी कोई बात नहीं मानती है, वो पूरा का पूरा फंक्शन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे। तो दिल्ली एक्सेप्शन है, लेकिन उसके अलावा जो सारे स्टेट्स हैं उनकी अपनी पुलिस होती है, और एम्प्लॉयमेंट उन्हीं के अंडर में करती है, सारी बात उन्हीं की सुनती है, वो जैसा कहे जहां लगाए वैसा ही वो फंक्शन करती है। ओके, ठीक है यसी? यस सर।
ओके ओके, तो हम लोग सब सेक्शन 2 देख रहे थे। फिर हाँ, सब सेक्शन 3 में बता रहा था। सब सेक्शन 2 तो हो गया कि अगर आर्म फोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो किसका परमिशन चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट उसका सब सेक्शन 3 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी पुलिस है, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कई बार ये चीज बोल चुका है, whose responsibility is to maintain the law and order within the state. It is the complete responsibility of the state government, not of the central government. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पुलिस फोर्सेज है। जितनी पुलिस आप देखते हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है, तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करना। तो मान लीजिए वो डायरेक्ट करे, वो नोटिफाई करे कि ये जो मेरा पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पुलिस है, ये भी जो है इनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ भी अगर कोई केस करना है, केस इनिशिएट करना है, कॉग्निजेंस लेनी है, तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो ये कर सकते हैं वो लोग। यही बात लिखा हुआ है सब सेक्शन 3 में, कि सब सेक्शन 2 में जो लिखा हुआ है कि आर्म फोर्स के रिगार्डिंग केस इनिशिएट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट भी ये डिक्लेयर कर सकता है कि फॉर दिस पार्टिकुलर फोर्सेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हमारी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी इनके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, समझ में आएगा बात? ये सी किसको समझ में आया? तुम सब कीजिए। आप लोग रिस्पांस दे नहीं रहे हैं तो ऐसे कंफर्म नहीं हो रहा है कि आवाज आ भी रही नहीं क्लियरली। सौम्या? जी सर। सर आ हाँ। रही है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग अगर क्लियर हो रहा है तो थम्स अप कर दिया कीजिए, नहीं हो रहा है तो आप लोग फिर से पूछ लिया कीजिए। क्या सौम्या बताओ, क्या बताया मैंने अभी? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकता है? लॉ और ऑर्डर मेंटेन कराने का वो है ऐसा। वो तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट पे, बट ये प्रोविजन में क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 3 में क्या बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट का कौन सी अथॉरिटी दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट को? आप लोग सुन नहीं रहे हैं क्या? सर जो सबसेक्शन सुचेता बताओ। 2 में पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है क्लॉज 3 में। हाँ वही, हाँ बिल्कुल, ये ठीक कहा तुमने कि जो सब सेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल है रिगार्डिंग अपने स्टेट जो पुलिस है उसके, क्योंकि स्टेट की फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस की फोर्स पावर को। हाँ दी हुई है पावर रिगार्डिंग सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी अपने जो पुलिस है उसके रिगार्डिंग स्टेट भी एक्सरसाइज कर सकता है पावर, वो डिक्लेयर कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है कि ये मेरे जो पुलिस है जो ये काम कर रहे हैं, उनको अगर आपको उनके अगेंस्ट में आपको पोस्टिंग इनिशिएट करनी है तो आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये चीज डिक्लेयर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोविजन नॉर्मली दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर, लेकिन उसी सेम प्रोविजन को कन्फर कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। समझ में आया? एससी एससी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अच्छा ओके ओके, थम्स अप किया ने, ठीक है। चलिए सब सेक्शन 4, यही सेक्शन हम लोग पढ़ के रहने देते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 3, no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member. फिर से maintenance of public order in a state while acting under purporting to discharge official duty during the period while a proclamation under 165 was in force। देखिए फिर से वही बातें ऊपर वाली। कौन वेट कर रहा है अभी लॉबी में? सौम्य का लग रहा है नेटवर्क चला गया, अब बार बार उसका लीव हो रहा है। देखिए फिर से लिखा हुआ है कि अगर स्टेट इमरजेंसी लागू हुई है तो जो सब सेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट था वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करने लग जाएगा। सब सेक्शन 3 में हमने पढ़ा, सब सेक्शन 2 में हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रिगार्डिंग सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सब सेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर रिगार्डिंग स्टेट के पुलिस। लेकिन सब सेक्शन 4 में फिर कह रहा है कि अगर स्टेट इमरजेंसी लगी है तो फिर वो स्टेट का पावर जो 3 में था वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगा। ओके,
स्टेट गवर्नमेंट का पावर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगा अंडर अंडर स्टेट इमरजेंसी का सिचुएशन जब है उस टाइम में जो सब सेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट का पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगा। लेकिन कौन सी पावर, यानी कि उसके अगर ऑफिसर्स के रिगार्डिंग केस इनिशिएट करनी है तो किसकी परमिशन लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। किसको किसको क्लियर हुआ ये? अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं पूछूंगा ये सारे प्रोविजंस आप लोग को, फिर वो स्टार्ट होगा और बस ऐसे ही आपको समरी बताना होगा। ओके, सब सेक्शन 5 बचा। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमिन द पर्सन बाय हुम। अब फिर दिया हुआ है कि अब जब पावर है ही इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो मेरे पुलिस ऑफिसर्स है उनका केस किस कोर्ट में चलेगा, किस मैनर में चलेगा, क्या प्रोसीडिंग कैसे फॉलो होगी, ये सब भी डिसाइड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कि बाय पर्सन बाय whom the manner in which the offense or offenses for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held। जो जज मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट की बात की गई है इसमें अलग अलग तरह के पब्लिक सर्वेंट जज मजिस्ट्रेट, इनकी जो केस है वो किस कोर्ट में चलेगी, किस मैनर में चलेगी, इस तरह की भी चीजें डिसाइड कर सकते हैं कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो मैटर है उसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिगार्डिंग अगर मैटर है मतलब उनके रिगार्डिंग अगर एम्प्लॉय है उनसे एसोसिएटेड तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सेक्शन 218 था जज मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट्स रिगार्डिंग। अगर केस स्टार्ट करनी है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी अगर उनसे रिलेटेड ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी अगर उनसे रिलेटेड ऑफिसर है। इमरजेंसी के केस में किससे लेनी पड़ेगी? हमेशा सेंट्रल। बस आपको याद रखना है जब भी स्टेट इमरजेंसी का सिचुएशन है तो कौन एक्सरसाइज करने लग जाएगा? पावर सेंट्रल गवर्नमेंट करने लग जाएगा। जब भी इमरजेंसी का सिचुएशन आएगी तो पावर कौन एक्सरसाइज करने लग जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा जो है सेंट्रल से रिलेटेड जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट से रिलेटेड जॉब है तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है यसी? हाँ जी सर। ओके, कोई डाउट है आप लोग? ये आप लोग अभी तक का जो 3-4 सेक्शन हुआ आज का वो आप लोग देखिए 2 मिनट में, कोई डाउट है तो पूछिए। आप रहने देते हैं अब आज का, मैं सोचा था ये वाला चैप्टर ओवर कर देंगे बट फिर भी रहने देता हूँ। यसी देखो प्रोविजंस जल्दी जल्दी से देखो 2-3 मिनट में और फिर पूछो तुम लोग। हाँ जी सर, वो ही रीड कर रही हूँ। ओके सर एक बार सब क्लॉज 4 बता दीजिए दोबारा से प्लीज। किस सेक्शन का? सर ये 218 किस का। सेक्शन? सर 5 भी बता दीजिएगा। ओके 218 का सब क्लास 4। हाँ जी सर। ओके और सब क्लास 5 किसका? किसने बोला? हाँ जी इसी का 218 का ही सब क्लास 5 भी। जी ओके सर, ओके जी सर। देखिए हाँ 218 का जो सब क्लास 4 है वो मतलब 2-3 के फर्दरेंस में ही 4 है। 2 में मैंने बताया था कि अगर आर्म पुलिस फोर्स यूनियन का जो कि सीएपीएफ कहे जाते हैं, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन जो कि जैसे कि सीआरपीएफ, जैसे कि असम राइफल्स, तो ये सब जो होते हैं
अगर इनसे रिगार्डिंग कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है तो परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगला प्रोविजन था सबसेक्शन 3 में कि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज कर सकती है रिगार्डिंग अपने पुलिस फोर्स, मतलब वो नोटिफाई कर सकती है कि मेरे इस पुलिस के रिगार्डिंग अगर इनिशिएट करती है तो मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हें। ये सबसेक्शन 2 था। और 3 हो गया स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नॉट रिगार्डिंग दीज, स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग स्टेट पुलिस। जो 4 है वो कह रहा है ये जो 3 का पावर है वो इमरजेंसी के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सरसाइज करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो स्टेट पुलिस फोर्स के रिगार्डिंग जो पावर है कौन एक्सरसाइज करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता ना। स्टेट गवर्नमेंट करता किसके रिगार्डिंग? स्टेट पुलिस फोर्स के रिगार्डिंग। तो इमरजेंसी के दौरान में ये स्टेट को रिप्लेस कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर स्टेट इमरजेंसी लगी है तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, तो ये भी करेगी। ऐसा ही लिखा हुआ है जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रोवाइजो में जो लिखा हुआ था कि एलिट ऑफेंस वाज कमिटेड फॉर द ऑफेंस अगर इमरजेंसी में था तो वहां भी रिप्लेस करा दिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉय कोई ऑफिसर है तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर स्टेट का पुलिस भी है उसके रिगार्डिंग जो परमिशन लेनी है स्टेट गवर्नमेंट से वो लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उस स्टेट में। तो ठीक है, ये 4 हो गया। 4 समझ में आया? यस सर। हाँ, क्या है ये C4 रिपीट करो एक बार। सर आपने 4th में ये बताया कि जैसे 3rd में जो दे रखी है पावर वो स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है स्टेट पुलिस के उसमें, ऐसे ही 4th में जब इमरजेंसी लगेगी तो अ, जो स्टेट है वो सेंट्रल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, मतलब कि स्टेट की तो इमरजेंसी लगेगी तो वो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है। क्या एक्सरसाइज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब किसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? अगर स्टेट इमरजेंसी लगी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट की कौन सी पावर एक्सरसाइज करने लगेगी? सर जो आपने रिगार्डिंग वो ये पावर, क्योंकि स्टेट की कौन सी पावर की बात हो रही है? सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट की इस पावर की बात हो रही है। किस पावर की? कि स्टेट पुलिस फोर्स के रिगार्डिंग अगर केस इनिशिएट कर दी है यस तो सर, किसके परमिशन लेनी पड़ेगी? स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट यही पावर गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करने लग जाएगा 4 में। मतलब कि स्टेट पुलिस फोर्स के अगेंस्ट भी अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो। ठीक है, यस सर, हाँ उसी को जी। लिखा हुआ है। इसी को मैं ये सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, इसी को बेयर एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि जब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उस सिचुएशन में जो सब सेक्शन 3 में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उसी का यही मतलब निकलता है कि जो सब सेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर दिया गया था कि अपने पुलिस के रिगार्डिंग उसको है कि उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का पावर जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया स्टेट इमरजेंसी के सिचुएशन में। ठीक है यसी? यस सर, ओके। और 5 में लिखा हुआ है, सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले सकता है। ये जो इस पूरे सेक्शन में, इस पूरा सेक्शन 218 में यही था ना कि कोई जज हो, पब्लिक सर्वेंट हो, मजिस्ट्रेट हो, जो और बाद में बात की गई पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स भी तो पब्लिक सर्वेंट ही है, उनके रिगार्डिंग जो है वो ऑफेंसेस को उनसे अगर वो एलिगेशन उनपे है कि ऑफेंस कमिट करने का एलिगेशन, तो प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी अथॉरिटी दी गई है कि वो डिसाइड कर ले कि हम इनका जो केस है वो किस कोर्ट में चलेगा और उसका क्या पर्टिकुलर मैनर होगा, किस तरह के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, ये सब भी डिसाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये पब्लिक सर्वेंट का जो केस है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग डिस्ट्रिक्ट जज को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि उन्हीं के पास केस जाएगी और उनमें इस मैनर को फॉलो किया जाएगा, उसका डिस्पोजल इस तरह से होगा, उसका ये ट्रायल चलेगा, सेशन ट्रायल चलेगा, वारंट ट्रायल चलेगा, क्या चलेगा। तो ये सब चीजें डिसाइड कर सकती है गवर्नमेंट। कौन गवर्नमेंट? कंसर्न गवर्नमेंट। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का से रिलेटेड चीज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट। तो मैनर कैसे होगा, किस कोर्ट में चलेगी, कौन ऑफिसर होंगे उस कोर्ट के, ये सब डिसाइड कर सकती है। किस लेवल का जज करेगा, एडीजे करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज करेगा, कौन सी जज करेंगे, एडिशनल असिस्टेंट करेंगे, जो कौन से करेंगे, ये सब डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट, ले सकती है। सब सेक्शन 5 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है।
जी सर। ओके, और कोई सब सेक्शन अभी पढ़िए, अभी इसके पहले वाले भी प्रोविजंस और ये भी फिर से और पूछिए आप लोग। सर कल क्लास ऑफ रहेगी ना? देखते हैं सर, आगे हो सकता है कल क्लास हो जाए, क्योंकि आज भी बहुत लंबी क्लास नहीं चली और फिर इस वीक में बस जीके जीएस की चली थी। 1 सेकंड आप लोग जरा वेट कीजिए। हेलो, सर हम लोग लीव कर ले? आगे क्या, रुक जाओ, वहीं पे आ जाता हूँ। हाँ, क्या क्या बोल रही थी सोनाक्षी? सर पूछ रही थी लीव कर ले? हाँ, आप लीव कर दो, AIT अगर का। कोई डाउट नहीं है तो लीव कर दो, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ, ओके अस्सी, कोई डाउट है और? नो